अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जनाब। उम्मीद करती हूं कि आप लोग जाके ही होंगे, खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपने चाहने वालों का भी ख्याल रख रहे होंगे। जनाब आज हम बात करते हैं अपने प्रोग्राम में, बल्कि आगाज़ करते हैं एक चीज़ जो इंसान को बड़ा बनाती है, वो है सच। हम सब जानते हैं कि ज़िंदगी में सच बोलना आसान नहीं होता, और ख़ास तौर पर जब सच बोलना हमें किसी मुश्किल में डाल सकता है या फिर वक्ती नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जनाब झूठ बोलने से इंसान वक्ती सुकून तो हासिल कर लेता है, लेकिन यही झूठ बाद में हमारे लिए बहुत सारे मसाइल पैदा कर सकता है। सच एक ऐसी ताकत रखता है जो ना सिर्फ हमारी ज़ात को मजबूत करती है, बल्कि हमारे ताल्लुकात को भी गहराई और एतमाद बख्शती है। सच्चाई हमें अपने ज़मीर के साथ मुतमईन रखती है। झूठ के मुकाबले में सच बोलने वाले लोग ज़िंदगी में ज़्यादा इज़्ज़त और मुकाम हासिल करते हैं। एक सच्चा इंसान ना सिर्फ दूसरों के दिलों में अपनी जगह बनाता है, बल्कि वो ख़ुद अपनी ज़ात पर भी फ़ख्र महसूस करता है, सारी ज़िंदगी फ़ख्र महसूस करता है कि मैंने अपनी बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, सच्चाई के मबनी मैंने ज़िंदगी गुजारी है। तो ये आपको अखलाकी तौर पर भी मजबूत बनाता है। यही वो अनासर हैं जो कामयाबी की बुनियाद बनते हैं। लेकिन सवाल अब यहाँ पे ये बनता है कि जनाब हम सच बोलने की आदत कैसे अपनाएं। कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। याद रखें कि इसका आगाज़ छोटे छोटे इकदाम से होता है, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स से होता है। सबसे पहले कि हमें अपने दिल में ये यकीन पैदा करना है कि जनाब सच बोलना हमारे लिए और दूसरों के लिए फ़ायदेमंद है। जब भी हम किसी मुश्किल सूरत हाल में हो तो ख़ुद से सवाल करें कि क्या झूठ बोलने से ये मसला वाकई हल हो जाएगा या ये सिर्फ वक्ती हल है। दूसरा ये कि हम अपने अंदर से ये अज़्म पैदा करें कि हम अपने वादों और अपने बातों में सच्चाई को अपनाएं, और ये कि सच्चाई सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये हमारे अमल में भी नज़र आनी चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं वो आप कर भी रहे हो। ये नहीं है कि आपकी बोलना और आपके अल्फाज कुछ और बता रहे हो, कुछ और बयान कर रहे हो, और आपके जो अमाल हैं वो कुछ और बता रहे हो। तो सच बोलना हमें दूसरों के लिए एक मिसाल बनना भी सिखाता है, और यही वो खसूसियत है जो हमें एक बड़ा इंसान भी बनाती है। बेशक आप किसी और के लिए बड़ा ना बने, लेकिन अपनी नज़र में तो आप बड़ा बनते ही नहीं। आप अपनी नज़र में कैसे हैं, आपकी ज़ात कैसी है, आप अपने आप को किस तरह पहचानते हैं, किस तरह सोचते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये ज़्यादा मैटर करता है। दुनिया आपको किस नज़र से देखती है, किस नज़र से नहीं देखती है, उसका ख्याल आपको नहीं होना चाहिए। आपको अपने आप का ख्याल होना चाहिए, अपनी ज़ात का ख्याल होना चाहिए, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए इंसान को। खैर ये आज का हमारा पैगाम था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं जनाब फ़िटनेस के हवाले से कि आपने फ़िट कैसे रहना है। मुख्तलिफ़ किस्म की कह लें कि एक्टिविटीज़ में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसमें ये फ़ोन का यूज़ तो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। फ़ोन है, फिर हम लोग बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हेल्दी नहीं है हमारे लिए, उनको तो हम अपनी ज़िंदगी में बड़े इजीली ऑप्ट कर लेते हैं, आदत बन जाती है। लेकिन जो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं उनसे कहीं ना कहीं हम गुरेज करते हैं या फिर घबराते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं कि एक्सरसाइज हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, इतनी इम्पॉर्टेंट है कि अगर सिर्फ आप उसको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लेना, थोड़ा सा टाइम उसको दे दें, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे दें, तो आप अपनी ज़िंदगी को बड़ी खूबसूरती से निभा सकते हैं, गुजार सकते हैं। तो आज हमने इसी पे बात करनी है कि आजकल हमारे यूथ में जो डिफरेंट हेल्थ के क्राइसिस हमारे सामने आते हैं, डिप्रेशन ले लें, एंजाइटी ले लें, हेल्थ के बाकी कितनी चीज़ें हैं कि आजकल यंगस्टर्स में हमें डायबिटीज़ देखने को मिलती है, देन हार्ट के कितने पेशेंट्स मिलते हैं, हार्ट अटैक के रेशो बढ़ती जा रही है। यंगस्टर्स में मैं बात कर रही हूँ, ये सारी वो बीमारियाँ जो कि हमें पता चलता था कि लेटर ऑन आपको होंगी कि 40 साल गुजर गए, 50 साल गुजर गए आपकी ज़िंदगी के, तब आप इस तरह की बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। अब अर्ली एजेस में भी हम इस बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो इससे हमने बचना कैसे है, हम अपनी एक्सरसाइज या फिर अपनी रूटीन को किस तरह बेहतर बना सकते हैं, इस पर बात करते हैं। फ़िटनेस ट्रेनर, फ़िटनेस एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, उज़ैर अतीक ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम उज़ैर, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। उज़ैर, आजकल यूथ हेल्थ क्राइसिस बहुत ज़रूरी है आजकल के, जो चीज़ें, जो बीमारियां ख़ास तौर पर हम लोग लेटर ऑन कहते थे कि 40 साल गुजर गए ज़िंदगी के, 50 साल गुजर गए, आधी ज़िंदगी गुजर गई, अब हो जाएंगे तो कोई बात नहीं। अब तो 20s में, अर्ली 20s में, लेट 20s में ये चीज़ें हो रही है। क्या वजह आपको इसकी सबसे बड़ी लगती है?
देखिए मुनीबस की सबसे बड़ी वजह जो हमारे यहाँ है, जितने भी यंग लॉट आ रही है, उनका एक बेसिक जो इशू है दैट इज स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, जो उनके अर्ली डेज होते हैं 8-9 ईयर्स से, ड्यू टू डाइट। और दूसरा हमारा यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि पहले डिजिटलाइजेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, द कॉन्सेप्ट जो चीज़ें थी अब इतनी ग्लोबलाइज हो चुकी हैं, अब लोग गैजेट्स पे जा चुके हैं, अब बच्चों को चुप कराने के लिए आपको कोई ना कोई डिवाइस देना पड़ता है। अब वो द कॉन्सेप्ट ऑफ माँ की लोरी या कोई और बैठ के उसको बातें करता था, उससे वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, टॉयज़ का इस्तेमाल कम हो चुका है। सो ये बहुत सी वजूहत हैं जो लीड्स करती हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली मेरा इसमें जो एम्फसाइज है वो पेरेंटिंग के ऊपर होता है। बेसिकली जब पेरेंट्स अपने बच्चों को जब अर्ली एज में बड़े कर रहे होते हैं, सो बहुत ज़रूरी है कि उनको वो टाइम जो है ना, वो एक टाइम निकाल के देना पड़ता है जो सिर्फ उनका टाइम होता है बच्चों का। बट वो एलिमेंट आजकल की पेरेंटिंग में बहुत मिस है। नॉर्मली रूटीन में देखें तो जो वालिदैन हैं दोनों ही काम कर रहे होते हैं, किसी ना किसी पेशे से मुंसलिक होते हैं, और जो हाउस वाइफ होती हैं उनके ऊपर ज़्यादा लोड आ जाता है फैमिलीज का। सो वो बच्चा जो है वो अपनी उस नरिशमेंट के ऊपर वो टाइम नहीं ले पाता। ये एक बेसिक स्टेप्स हैं जो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते एक बड़ी वजूहत की रीजन बन जाता है। मतलब आपको लगता है कि ये हमारी लाइफस्टाइल की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं? ऑफ कोर्स ये लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जो कि अब आ चुका है, और वो हर बच्चे की, आने वाले बच्चे की ज़िंदगी में वो होता है। शादी और नादिर ऐसा मेरा लगता है मुश्किल ही केस ऐसा कोई आया अब आने वाले दौर में कि बच्चों को वो टाइम मिल सके जो उनकी दादियों से, नानियों से, या फिर कह लें कि जो हमने देखा है। लेकिन क्या विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज या फिर योगा या फिर ये सारी टेक्निक्स हम अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं? बिकॉज आजकल 15 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा तो नहीं होता, 15 साल का बच्चा, टीनेजर, वो भी कहते हैं जी हम डिप्रेशन का शिकार है, हम एंजाइटी का शिकार, हम स्ट्रेस का शिकार है। लेकिन ऐसे सिनेरियो में एक्सरसाइज हेल्प करती है? बिल्कुल करती है। इसमें एक्चुअली अल्टीमेट टूल है ही एक्सरसाइज। अच्छा, एक्सरसाइज ही है इसमें अल्टीमेट टूल एक्सरसाइज ही है कि अपने आप को आप एक्सरसाइज की तरफ माइल करें, जिम का रुख करें। अच्छा। एक्सरसाइज में वॉक करें, तो जॉगिंग करें। किस तरह की एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, हम उसको परफॉर्म आज करके आप हमें बताएं कि अगर आप डिप्रेस्ड हैं, एंजाइटी है आपको, या आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने के लिए या पीस के लिए आप किस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं? देखें बेसिकली कोई भी एक्सरसाइज आप परफॉर्म करें दैट लीड्स टू योर पीस, एंटी एंजाइटी, एंटी स्ट्रेस और सब चीज़ को लेकर। ठीक है। सो हम कुछ भी ऐसा परफॉर्मेंस करेंगे वो आपको अल्टीमेटली आपके ब्लड फ्लो को बेहतर करेगा और आपको स्ट्रेस डाउन करेगा और आपकी एंजाइटी खत्म करेगा। तो इसमें पर्टिकुलरली कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं होगी कि ये एंटी स्ट्रेस एजेंट है। नो, वट एवर यू डू इन द जिम, आप जिम में कुछ भी कर लें, जाके इलेप्टिकल कर लें, कार्डियो कर लें, वेट ट्रेनिंग कर लें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लें, हिट कर लें, कुछ भी कर लें। और अगर आप वॉक करते हैं या किसी जॉगिंग के शौकीन हैं, सुबह सुबह उठ के आपको जाना पसंद है किसी पार्क में, गार्डन में, तो वो भी एब्सोल्युटली फाइन है। अच्छा। हमारे यहाँ कुछ और प्रॉब्लम बेसिकली आ रहे हैं, वो हमारे यहाँ कुछ पोस्चर्स के भी आते हैं बेसिकली। बच्चों में स्पेशली इशू है कि जब वो बैठते हैं लैपटॉप्स के ऊपर या अपने डेस्क के ऊपर, तो वो गलत, इवन ऑफिस जॉब, जो डेस्क जॉब करते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है। सो हमारे यहाँ सर्टन स्ट्रेचेस होते हैं मोबिलिटी मोबिलाइज करने के लिए, हमें वो करने चाहिए। बैठे बैठे ऑफिस में हम कर सकते हैं, उसके लिए इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती बेसिकली। ओके, मतलब जैसे अगर मैं बैठी हूँ तो मैं भी कर सकती हूँ यहाँ पे? यस, आपको करना सिर्फ ये कि अपनी सीट से आप खड़े हुए थोड़ा खड़े होकर अपने आप को रिलैक्स करें। अच्छा। डीप ब्रीथ करें ऐसे, उसके बाद अपने आर्म्स को ओपन करके सिर्फ स्लाइटली मूवमेंट करें। यू कैन जस्ट क्लोज योर आइज एंड यू कैन स्टार्ट रोटेटिंग। इसको आप क्लॉकवाइज कर लें आप 10 टाइम्स, फिर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज करें। यू फील रिलैक्स, यू फील स्टार्ट कामिंग। अब आप उसका करेंगे अपनी बॉडी को सिंपली नीचे अपने डाउनवर्ड ऐसे जाना है, ठीक है। अपने आप को मूव करें जहां तक आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी आपको अलाउ करती करें। देयर इज नो नीड कि आपने टो को टच करना जाके, ठीक है। अपने आप को करें और ये पोजीशन इसकी होगी, गो डाउन 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 डाउन, दिस वे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें करना आपने ये है कि इसका टोटल अल्टीमेटली स्ट्रेच जो है वो आपके हैमस्ट्रिंग, जो कि ये एरिया होता है, आपके ग्लूट्स जो आपका ये एरिया होता है, और आपकी लोअर बैक जो आपका ये एरिया होता है, इसको हिट करता है। यहाँ पे जाएं और इनहेल और एक्सहेल करें। अच्छा। और फिर वापस ऊपर आ जाएं। अब ये रेपिटेशंस आप कम से कम 4 से 5 मरतबा जब करेंगे, डेफिनेटली आपको फील होगा कि आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स हो रही है। और ये कितनी देर करेंगे तो ये हमारे जो है ना वो टोस तक हम जा सकते हैं? इसमें ये दिस इज ऑल प्रैक्टिस। देखिए आपको तो सदियां होगी, मुझे लगता है कि आप फिटनेस का ख्याल रख रहे हैं, तो अब आप टोस पे जा सकते हैं, हम तो नीचे नहीं जा सकते। वी आर एक्चुअली प्रोफेशनल पीपल, वी डू इट, बट ये हर बंदा कर सकता है। अच्छा।
कंडीशन ये कि वो कंसिस्टेंसी के साथ करें, डिसिप्लिन के साथ करें, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब हमारे पास कुछ और चीज़ें हम अगर अपने अक्सर लोगों को ये मसला होता है यहाँ पे नी एरिया और काफ एरिया में आपको क्रैम्प्स पड़ते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा वॉक कर लें, कहीं हिली एरिया चले जाएं और वहाँ पे आपको ट्रैकिंग करनी पड़ जाए किलोमीटर की, तो आपके बिल्कुल जो है ना वो आप समझेंगे जिंदगी मौत का मसला बन जाता है। बंदा बोलता है ना गोडे गिट्टा जवाब देंगे, तो ये हालत होती है। तो उसके लिए आप सिंपल स्ट्रेचिंग करें, इसको हम काफ की स्ट्रेचिंग बोलते हैं। आपने यूं खड़े होना है, ठीक है, और आपको एक लेग को आगे निकाल के इसको सिर्फ टो को अपनी तरफ करना है आपने। अच्छा। तो इसमें आपका पूरा ये काफ एरिया और आपका हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होगा। फिर इस तरह स्विच करके आपने दूसरे पैर को करना है ये बड़े इजी स्ट्रेचेस हैं, इसमें कोई आपको जिम रिक्वायर्ड नहीं है, इसके लिए कोई वेट रिक्वायर्ड नहीं है। यू कैन डू इट एट योर वर्क प्लेस, घर पे भी कर सकते हैं। उसके बाद आप सिंपल आसान तरीका ये है कि आप स्क्वाट्स करें। जैसे लोग सब डरते हैं कि स्क्वाट्स नहीं करने हैं, लेकिन ये बहुत आसान तरीका है। आपने देखा होगा कि जब हमें अपनी क्लासेस में उस्ताद ने पनिशमेंट देती हुई कहता है उठक बैठक करो, तो वो उठक बैठक वाला सीन बड़ा आसान है। उसके लिए आप सिंपली देखें, उसमें से पहले अपनी बॉडी को मोबिलाइज करना है, बिकॉज आपके घुटनों ने सपोर्ट करना है और आपके हिप ने सपोर्ट करना है। सो उसमें आप आराम से नीचे जाएं। अच्छा, अब इसमें भी होता है लोग यहाँ तक जा पाते हैं, ज्यादा नहीं जा पाते, स्पेशली जो लोग फैटी होते हैं उनको मसला आता है। सो जहां तक बॉडी अलाउ कर रही है आप जाएं, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं। जबरदस्ती नहीं करनी अपनी बॉडी के साथ आपने। इंपॉर्टेंट चीज मुनीबा यहाँ पे ये है कि आपने बॉडी को मोबिलाइज करना है, ठीक है, और फॉर्म सही रखनी है। ओके, ठीक है, ये नहीं कहना कि यार ये ट्रेनर तो बिल्कुल, या कोई बंदा वो बिल्कुल एंड तक गया था, तो हमने भी एंड तक ही जाना है। वो एंड तक जाने में टाइम लगता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी से करते रहेंगे तो आपकी रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, सो इनिशियली आप जाएं, अपने आप को यहाँ पे 1 2 3 4 5 बोल के फिर वापस आए, काउंट करें, फिर आप वापस करें। और इसका फायदा क्या है? अच्छा, ये स्क्वाट्स का? अच्छा, ये स्क्वाट्स आपका एक कंपाउंड काइंड ऑफ ट्रेनिंग होती है। बेसिकली तो ये आपके लेग्स के लिए होती है। अच्छा। आपके ग्लूट्स के लिए और आपके क्वाड्रिसेप्स के लिए। दिस इज मसल इज क्वाड्रिसेप्स, जिसको हम क्वाड्स बोलते हैं, और ये आपका ग्लूट एरिया होता है, ठीक है। सो बेसिकली, और ये आपको बेली में भी कम करने में मदद करता है। अच्छा। सो ये मल्टीपली आपके मसल्स को इंगेज करता है। सो अगर आप इसको करेंगे तो डेफिनेटली आपके अल्टीमेटली 4-5 बॉडी पार्ट्स में इम्पैक्ट इसका आएगा। यहाँ बताने का सिर्फ मकसद ये है कि जो लोग ऑफिस बैठते हैं, जिनको 6 बजे के बाद अपने वर्किंग आवर के बाद थकावट शुरू होती है, वो अगर दिन में 3 से 4 मरतबा ये रूटीन के साथ करें, हर 2 घंटे के बाद, हर 3 घंटे के बाद, तो देखेगा कि उनकी कमाल एनर्जी लेवल रहेगा। वो डे एंड पे कभी भी स्ट्रेस आउट होकर नहीं निकलेंगे। उनके अंदर एंजाइटी नहीं होगी, कोई प्रेशर नहीं होगा, उनका ब्लड फ्लो नॉर्मल होगा, उनके अंदर किसी तरह की हाइपरनेस जो होती है बेसिकली वो नहीं आएगी। बच्चे भी कर सकते हैं ना घर में। हाँ, ये बड़े बच्चे बूढ़े हर एज के लिए, पेरेंट्स भी करें, साथ साथ अपने बच्चों को भी लगा दें कि आज हम एक्टिविटी करेंगे, आज हम जिम करेंगे घर पे ही। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंटरेस्टिंग, जो खवातीन का अक्सर बोलती हैं कि जी हमारे जो ये फ्लैप्स है ना, इनमें बड़ा मसला होता है। जो ये फिटिंग, जब क्लोथिंग करती हैं तो कहती हैं ये लटका हुआ नजर आता है। अब ये कुछ मसला एंटी एजिंग भी होता है, जो कि एज के साथ हो रहा होता है, और कुछ लोगों में यंग एज में भी होता है, जो कि ये बैड फैट होता है या आप एक्सेसिव फैट इसको बोल सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल तरीका क्या, आपने यहाँ पे आप हाथ रखें, ठीक है, और इसको रोटेशन वाइज मूव करें, ठीक है। इसको अगेन अपने एल्बो को मूव करना है क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये ठीक है। और फिर आपने इसको ये ऐसे पकड़ना है पीछे, ठीक है, और आपने इसको ये मूवमेंट करनी है, बटरफ्लाई इसको कह सकते हैं आप। यू कैन से इट बटरफ्लाई। और ये आपके पोस्चर को भी ठीक करेगा, शोल्डर पेन को भी ठीक करेगा, ठीक है, और आपके बैक पोस्चर को भी ठीक करेगा। जो लोग अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसे खड़े होते हैं अक्सर बात करते हुए, या कुछ लोग एक टांग पे खड़े होते हैं, कुछ लोग बात करते हुए अपनी हाथों को बहुत यूं रखते हैं, शोल्डर राउंड शोल्डर होते हैं, जो राउंडेड शोल्डर बोलते हैं। तो उन सब के लिए बहुत अच्छा है कि वो पीछे ऐसे रख के इसको या तो ऐसे कर लें, ये कर लें, लेकिन ये बेहतर एंगल है क्योंकि इससे आपका पोस्चर बेहतर होगा। और फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और है, वो ये है कि अपने दोनों हाथ आपने यहाँ पे रखने हैं कमर पे, जिसको हम साइड्स बोलते हैं, और आपने डाउनवर्ड मूवमेंट करनी है। अच्छा, इसमें भी अगेन आपने अपनी कोशिश करनी है कि अपर बॉडी को पहले लीन करना है और हिप को आपने पुश करना है टुवर्ड्स बैक। दिस इज द पोजीशन। नाउ यू गो ऑल द वे डाउन 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 अगेन डाउन। ओके, दिस इज। अब आपने कहाँ तक जाना है ये आपकी रेंज डिफाइन करेगी। जितना इसको आप स्टैंस को ओपन करेंगे उतना आपको रूम मिलेगा दरमियान में जाने के लिए, ठीक है। अब जो लोग जिनको टमी या बैड फैट या सॉरी बेली फैट का मसला है, उनको चीज तंग करेगी, थोड़ी सी हर्डल क्रिएट करेगी, बट नेवर माइंड, उसमें घबराना नहीं। सिर्फ आगे आप मूव करते ना जहां तक आपको अलाउ करता है, बट मेक श्योर कि आपकी बैक स्ट्रेट हो और हिप एरिया आपका टुवर्ड्स वॉल पे शोर हो। इसको ऐसे करके आपने यहाँ पे अगेन 1 2 3 4 5
एंड देन मूव अप, इस तरह। ठीक है, ये रोटेशन भी आप 4 से 5, ये मतलब आपके कोर मसल के लिए, बैक मसल के लिए भी है और इवन दो के आपके टमी के लिए भी है। यस, सो ये एक्सरसाइज सारी ऐसी हैं जो आपको मल्टीपल मसल्स पे इंपैक्ट करेंगी। ठीक है, कि मतलब आप ये बच्चों के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, ताकि हेल्दी लाइफस्टाइल आप लोग जो अपनाएं, फूड अपना अच्छा करें, एक्सरसाइज करें, ताकि हेल्दी रहें आप भी और आपके बच्चे भी। हमारे साथ उज़ैर अतीक मौजूद थे, फिटनेस ट्रेनर है। उज़ैर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और आपने हमें इतनी अच्छी एक्सरसाइज बताई है, ज़रूर हम इसको करेंगे। और जनाब, कभी आपका किसी ऐसे शख्स से वास्ता पड़ा हो जो आपके सामने तो बहुत अच्छा बनता है लेकिन पीछे से आपके ही खिलाफ बातें करता है, या कोई ऐसा शख्स जो एक दिन कुछ और हो और दूसरे दिन वो बिल्कुल बदल जाए, जैसे एक ही इंसान के अंदर कई लोग बसते हैं। ऐसे लोग ज़िंदगी में हमें भी उलझन में डाल देते हैं कि जनाब हो क्या रहा है। कभी लगता है कि वो मुनाफिक है और कभी शक होता है कि शायद ज़हनी तौर पर बीमार है। तो आज हम इसी वाले से बात करेंगे अपने शो में कि मुनाफिकत और मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या फ़र्क होता है। क्या हर दो चेहरे रखने वाला इंसान ज़हनी मरीज़ होता है? मुनाफिक शख्स से हम कैसे डील कर सकते हैं, आज हमने इसकी बात करनी है और इनकी साइकोलॉजी जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों की साइकोलॉजी होती क्या है और मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोगों की साइकोलॉजी क्या होती है, और यहाँ पर ये दोनों एक ही होते हैं। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर अली अजमल ने हमें ज्वाइन किया है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे आप? ठीक है, आई एम फाइन, थैंक यू। डॉक्टर अली, आज हमने बात करनी है मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के ऊपर। तो मुझे बताइए कि मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर और एक मुनाफिक अगर बंदा है तो कि आपके मुंह पे आपका, बाकियों के मुंह पे उनका, आपके पीठ पीछे आपके ख़िलाफ़ बात कर रहा है, आपके मुंह पे आपकी बात कर रहा है वो, और मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला बंदा, क्या दोनों एक ही हैं या डिफरेंट है? नहीं, ये बिल्कुल दो डिफरेंट चीज़ें हैं। डिफरेंट है, ओके। जी, देखिए, जो मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है ये तो एक जहनी मर्ज है। इसमें आमतौर पे एक शख्स में मुख्तलिफ किस्म की पर्सनैलिटीज़ होती है। फॉर इंस्टेंस, एक शख्स जो है वो आज शायर है, उसके बाद वही शख्स जो है हो सकता है डॉक्टर बन जाए परसों, उसके बाद उसके इंजीनियर बन जाए, टीचर बन जाए, और इवन कि हजाम बन जाए। तो ये उसको, जब वो उस रोल में होता है तो उसको अपना पुराना रोल याद नहीं रहता। अच्छा। ये बिल्कुल एक मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तो एक जहनी मर्ज है। उसके अलावा आ जाती है हमारे मूड के डिसऑर्डर, कि आमतौर पे कुछ ऐसे लोग होते हैं पल में तोला पल में माशा, या आज बहुत अच्छे हैं कल इतने अच्छे नहीं है। अब ये मूड का भी इशू होता है, इसको हम आमतौर पर बाइपोलर डिसऑर्डर भी कहते हैं। लेकिन अगर इसके हट के बात करें ना मुनाफिकत की, तो वो देखिए मुनाफिकत जो है वो एक इन बीमारियों में तो नहीं आती, लेकिन वो आजकल इतनी ज़्यादा पाई जाती है। मुनाफिकत एक बिहेवियर का मसला है, एक ज़हनी कमज़ोरी का मसला है। मुनाफिक इंसान जो है वो हमेशा किसी न किसी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होता है, क्योंकि मुनाफिकत करता है ना, उसको मुनाफिकत सूट करती है। अब आप देखिए कि ये जो लोग हैं जिनको मैंने आपको बताया मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या दूसरे ये बाइपोलर, ये तो एक बीमारी है। अब मुनाफिक और तरह का होता है। मुनाफिक आदमी की कुछ निशानी है। जी, बताएं, जरूर बताएं, जरूर, ताकि हम भी आइडेंटिफाई कर सके। अगर हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग पाए जाते हैं तो हम उनसे थोड़ा सा होशियार रहें। जी, सबसे पहले अगर आपने मुनाफिक को देखना है ना, तो आपको अपनी वाइब पे, गट फीलिंग पे आपको भरोसा करना पड़ता है। क्योंकि आमतौर पे जो मुनाफिक होते हैं ना, बातें बड़ी अच्छी करते हैं, और इतनी अच्छी करते हैं कि सामने वाले को बड़ी अच्छी तरह शीशे में उतारते हैं। एग्जैक्टली। तो हमें बातों पे नहीं जाना। मुनाफिक की सबसे पहली पहचान है बातें इसको बड़ी अच्छी करनी आती हैं, हमने बातों पे नहीं जाना। वो कहते हैं ना कि जो परिंदे आंख रखते हैं वो सबसे पहले असीर होते हैं अदम एहतियात लोगों से, लोग मुनकर नकीर होते हैं। तो आम तौर पे जो मुनाफिक की सबसे पहली निशानी है कि बातें आपको बड़ी अच्छी अच्छी करेगा, और आपको लेकिन उसकी बातों पे नहीं जाना, आपने वाइब से अंदाजा लगाना, इंसान की सिक्स सेंस होती है, पता चल जाता है। दूसरी बात यह है कि मुनाफिक ये चीज साबित करने की कोशिश करता है कि मैं मुनाफिक नहीं हूं। बड़े सारे लोगों का ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, और देखिए मैं तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा बंदा हूं, मैं तो ऐसा बंदा ही नहीं हूं। अच्छा, ये सिर्फ वही कहता है जो मुनाफिक होता है, जो शख्स मुनाफिक नहीं है वो ये नहीं कहेगा। अच्छा जी, इसकी तीसरी बड़ी निशानी क्या है? मुनाफिक आपको ये एहसास दिलवाने की कोशिश करेगा कि वो आपका खैर ख्वाह है, वो आपका वेल विशर है। ऐसी आपसे बात करेगा कि आपको लगेगा कि मैं आपका वो वेल विशर है। और बात का मुनाफिक कहते भी हैं कि मैं आपका बड़ा वेल विशर हूं जी। उसके अलावा देखिए जी, मुनाफिक झूठा होगा। झूठा शख्स जो है वो मुनाफिक होता है।
एक और मुनाफिक की बड़ी पहचान ये है कि ये बातें करेगा, लेकिन जब आपको कोई काम होगा आपके साथ नहीं खड़ा होगा, कोई ना कोई बहाना करेगा, और ऐसा बहाना करेगा कि आप उसके आईने में उतर जाएंगे कि वाकई जी बड़ा मजलूम शख्स है। ठीक है। उसके अलावा एक और मुनाफिक की निशानी है कि मुनाफिक कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर बात नहीं करेगा, अब हाँ में बात करेगा, ताकि अगर कहीं वापस होना पड़े, अपनी बात से फिरना पड़े तो बड़ी आसानी से जो है वो यू टर्न ले सके। ठीक है जी। अब ये अब कुछ अच्छा, उसके बाद फिर मुनाफिक जो है वो दयानतदार नहीं होता, खयानत करता है, मतलब कि सब ये तो निशानियां होगी जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपको वाइब आ जाती है कि सामने वाला बंदा जो है, लेकिन मसला पता क्या होता है, बाज़ औक़ात हम लोग ना अपनी वाइब को इग्नोर करते हैं। नहीं देखो, नहीं कोई बात नहीं, अगले को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए कि शायद हमें गलत लग रहा हो, हम अपनी इंटेंशंस को कह देते हैं कि शायद हमें गलत लग रहा हो। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे मैं एक और आपको बात बताऊं, जो मुनाफिक है ना वो सुधरता नहीं है। आप उसको कुछ भी कर लें, आप उसको जितना मर्जी अच्छा बन के आ जाएं, इन लबों ने ना की मसीहाई, हमने 100 बार मर देखा। तो जो मुनाफिक है ना जी, ये उसकी इनहेरेंट शख्सियत के अंदर है कि उसने नहीं सुधरना। और फिर उसमें दूसरी बात ये ना, मुनाफिकत कुछ लोगों को ना सूट करती है। अब लोग मुनाफिकत करते क्यों हैं? कुछ लोगों को सूट करती है। आप देखें कि ये जरा मैं ज़ारे तफन्नुन बात कर रहा हूँ कि हमारे जो सोसाइटी है, हमने मुनाफिकत में रिकॉर्ड कायम किया हुआ है, बाकी सारी चीज़ों में हम पीछे हैं, लेकिन शायद हमारी सोसाइटी मुनाफिकत में नंबर 1 पे आती है। अब आप देखें कि ये जो मुनाफिकत लोग करते क्यों हैं, एक तो उनके अंदर कुछ फ्लॉज होते हैं कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वगैरह, जिसकी वजह से मुनाफिकत करते हैं। फिर दूसरा ये है कि मुनाफिकत उनको सूट करती है, लोग झांसे में आ जाते हैं, लोग उनको बड़ा अच्छा समझने लग जाते हैं, तो जब उनको सूट करती है, हम उनको शट अप कॉल नहीं देते, तो लोग मुनाफिकत करते रहते हैं। अब आप देखिए कितना फिर एक कल्चर का भी एलिमेंट है। आप देखें कि हम लोग क्या, एक मुनाफिकत आपको पता चलेगी इससे कि हम लोग कुछ लोग हराम की कमाई जेब में डाल के हलाल गोश्त की दुकान ढूंढ रहे होते हैं। अब ये देखिए कितना बड़ी एक मुनाफिकत है। जाहिर हमने अच्छा अपने आप को पोर्ट्रे किया होता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो शक्ल मोमना करतूत काफरा, कुछ लोगों में ये ऐसी भी खसूसियत पाई जाती है। उसके बाद आप देखें फिर और जो मुनाफिकत में क्या है, ये एक और एक मुनाफिकत के कल्चर की बड़ी एग्जाम्पल है। अभी ईद आ रही है इसमें देखें कि सारी दुनिया में जब भी त्यौहार होते हैं चीजें सस्ती हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा हमारा मुनाफिकत का कल्चर है, त्योहारों में चीजें महंगी हो जाती हैं जी, बटोर लो जी, जितना जिसका जो कुछ हाथ में आता। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स ज़हनी बीमारी है जिस तरह आपने कहा, तो ये किस तरह होती है, क्या मामलात इसमें होते हैं, क्या किस तरह इनको फेस करना पड़ता है, और हम इसको किस तरह फेस कर सकते हैं, उस बंदे के साथ किस तरह डील कर सकते हैं? देखिए, जब मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात है तो ये अक्सर आमतौर पे बहुत सारे लोगों ने फिल्म और ड्रामों में देखी होती है। आजकल एक पाकिस्तानी ड्रामा चल भी रहा है जिसमें फैसल कुरैशी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उनके ऊपर ये बनाए हुए हैं, वो अचानक ही एक और पर्सनालिटी बन जाते हैं। बिल्कुल। अब आप इसमें देखें ना कि ये जो जिन लोगों को होता है ना, एक तो ये कम लोग हैं, इतने बहुत ज्यादा नहीं हमारे माशरे में पाए जाते हैं, जिनको ये होता है उनको आप समझा नहीं सकते, उनको सिर्फ डॉक्टर ही ठीक कर सकता है। मसलन के देखे ना, एक शख्स है, वो 2 दिन हजाम बना हुआ है, उसको अपनी पुरानी जिंदगी सारी भूल गई है, वो बिल्कुल अच्छा। फिर लोग कहते हैं बाल कितने अच्छे काट रहा है, हजाम बना है, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का मरीज है, इनके अंदर ये चीजें होती हैं कि बाल भी अच्छे काट लेते हैं अगर हजाम है। 2-3 दिन बाद वो क्या करेंगे, फर्ज करें वो शायर बन गए, या 2-3 महीने भी इसका एपिसोड होता है, अब वो अपनी पुरानी यादें, पुरानी शख्सियत, सब चीजें भूल गए। अब उनके माइंड में वो जिस वो नया रोल है ना, वो नया रोल और वो उसमें हो गए हैं। उनको आप समझाएं कि आप तो फलां थे, आपका ये नाम था, उनको बिल्कुल नहीं पता, वो समझने के काबिल ही नहीं है। अब आप देखिए ना, ये एक अच्छा। उसके बाद फिर कुछ लोगों को लगता है कि वो शाहरुख खान है, उसकी पर्सनैलिटी में अपने आप को कर लिया। अब ये मल्टीपल पर्सनैलिटी ये एक मर्ज है। अब इसका ये है कि आप उनको समझा नहीं सकते। होता कैसे है? ये देखिए, इसमें ज़हनी मर्ज है, ये कुछ न्यूरोकेमिकल्स हमारे ब्रेन में होते हैं, वो अप्स एंड डाउन होते हैं। उसके बाद जेनेटिक फैक्टर है, और उसके बाद फिर जिंदगी के मुख्तलिफ हालातों वाक़यात। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसको कुछ लोगों ने बुली किया, वो एक, अब वो क्या करेगा, अगर वो मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का मरीज बन जाएगा, वो उसकी 3-4 पर्सनैलिटी में एक पर्सनैलिटी ऐसी भी होगी जिसमें वो बड़ा हीरो होगा, और वो थोड़े से उल्टे काम करेगा ताकि उसको कोई बुली ना कर सके। तो ये जो इस तरह के हालातों वाक़यात, स्ट्रेसेस हमारी, उसके बाद फिर कुछ जेनेटिक फैक्टर की न्यूरोट्रांसमीटर में प्रॉब्लम होना, ये सारी चीजें कर कर आके मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के मरीज बना देते हैं। अच्छा, इनको खुद नहीं लगता कि ये
मरीज हैं। हाँ, exactly, उनको तो याद ही नहीं होता ना कि पिछला ये कि वो क्या रोल परफॉर्म कर रहे हैं। अब उसमें फिर ये करना पड़ता है कि आम तौर पे फिर इनको आप खुद समझा नहीं सकते, बता नहीं सकते, इनको डॉक्टर के साथ ही कंसल्ट करना पड़ता है और इनका फिर अच्छा खासा एक लंबा एक ट्रीटमेंट होता है। हमारे यहाँ पे हैं वैसे? हाँ बड़े हैं, मेरे अपने हॉस्पिटल में बड़े हैं। तो इसमें बिल्कुल होते हैं। अब मसला ये ना कि ये ऐसे लोग बाहर आम तौर पे हमें नजर नहीं आते। हम हमारे ख्याल में जो ज़हनी व नफ्सियाती अमराज हैं उनको हमने सिर्फ यही समझा कि स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, थोड़ा सा गुस्सा कर लिया, लेकिन जो ज़हनी व नफ्सियाती अमराज हैं ये 150 के करीब है, ये जहन की सिर्फ बीमारियां। अब उसमें मुख्तलिफ किस्म के, तो ये जो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार होता है बंदा, वो ठीक हो जाता है? हाँ बिल्कुल ठीक। देखिए आजकल तो इतनी अच्छी अच्छी टेक्निक्स और दवाइयां आ गई हैं, तकरीबन ठीक हो जाते हैं। और बाय द वे जो ठीक होना चाहे ऑब्वियसली जो डॉक्टर के पास आएगा, जिसके पेरेंट्स या उसके गिर्द लोग उसको लेके आएंगे, वो ठीक हो जाता है अगर उसका ट्रीटमेंट ठीक तरह से किया जाए। प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि यहाँ पे ना सारी की सारी चीजें जो हैं वो हम किसी दूसरे खाते में डाल देते हैं। ये एक बहुत बड़ा हम पीरी फकीरी पे डाल देते हैं, कह देते हैं कि इसको जिन्नात चमक गए हैं। हमने पहले भी इस पे बात बिल्कुल की थी। तो ये देखें जब तक हम ये करते रहेंगे ना तब तक लोग ठीक तो नहीं होंगे ना। अब ये कितनी आसान सी चीज है कि जैसे आपने बड़े अच्छा आज का टॉपिक चूज किया जी, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होती है, डॉक्टर भी कह रहा होती है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, आपको किसी को है, इसके अलावा कोई भी मसला है, फिर डॉक्टर हॉस्पिटल इसीलिए होते हैं ना, डॉक्टर्स और हॉस्पिटल, आप उनको चेक करवाएं, ट्रीटमेंट कराएं और वो अपनी जिंदगी आराम से सुकून से गुजारे। इसमें क्या मुश्किल बात है समझना। मसला ये होता है कि जो चीजें आम तौर पे ना हमने अपनी इग्नोरेंस का नाम कुछ इस तरह की चीजें रख दिया कि जो चीजें हमें पता नहीं होती कि ये है, हम वो सारा कुछ जो है ना किसी दूसरे खाते में डाल देते हैं। यहां से ना इस माशरे में बहुत बिगाड़ पैदा होता है। और देखिए आज ये माशरा मजीद जो है वो बिगाड़ का हामिल नहीं है। अभी हमने इस माशरे को बेहतरी की तरफ लेके जाना है। बात है। डॉक्टर साहब एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है, जाहिद साहब है, लाहौर से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुल्तान से उनका ताल्लुक है। कैसे हैं जाहिद साहब, आप ठीक हैं? आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक। जाहिद साहब पहले ना आप टीवी की आवाज तो बंद कर दें। अच्छा जी, ये बंद हो गई है। क्या सवाल करना चाहेंगे जाहिद साहब? मुझे भूलने की आदत है, भूल जाता हूँ, इसका कोई पता है डॉक्टर साहब? भूलने की आदत है? हाँ ठीक है। क्या एज क्या है आपकी जाहिद साहब? ये 34। 34। चलें ठीक है। डॉक्टर साहब से आप पूछते हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं जी भूलने की आदत है, भूल जाता हूँ बहुत सी चीज़ों को। जी देखिए भूलने की जहाँ तक आदत है ये आजकल बहुत सारे लोगों को भूलने की आदत है, लेकिन लोग ना ज्यादातर इसको मेमोरी का मसला समझते हैं कि डिमेंशिया वगैरह। ज्यादातर जो भूलने की आदत होती है वो मेमोरी के इश्यूज की वजह से नहीं होती। कुछ मामलात होते हैं जिसमें आपकी अगर याददाश्त की कमजोर है, फर्ज करें कोई शख्स बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया, सेनाइल डिमेंशिया हो गया, यानी कि याददाश्त की बीमारियां, वो चंद लोगों को होती है। ज्यादातर लोग इसलिए भूलते हैं ओवर थिंकिंग की वजह से, क्योंकि कोई चीज कहां पे रखी थी, मेरी कीज कहां थी, मैं भूल गया। वो इस वजह से आप भूल गए क्योंकि आपका ध्यान कहीं और था। दिमाग में जब ओवर थिंकिंग है, कोई पास की चीजें चल रही हैं या कुछ मसलों को आप ज्यादा सोचते जा रहे हैं, तो फिर इंसानी दिमाग की फितरत यह है कि हम एक टाइम में एक चीज सोचते हैं। अब वो होता ही है कि जब आप रोजमर्रा के काम कर रहे हैं साथ आप सोच रहे हैं। लेकिन क्या ये कुछ न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी हो सकता है ना? देखिए बिल्कुल होता है, लेकिन उसमें इस हद तक इंसान भुलक्कड़ नहीं हो जाता। ये कोई न्यूट्रिशन का अप डाउन हो गया, कोई मल्टीविटामिन वगैरह कुछ होते हैं, उसके रिसर्च बताती है, लेकिन इस हद तक वो नहीं होता, वो थोड़ा होता है। ये या तो डिमेंशिया में होगा जिसमें बहुत ज्यादा भूल जाते हैं, लेकिन वो 34 इयर्स के तो ऑब्वियसली कि डिमेंशिया वगैरह तो नहीं है। अब देख रहे हैं इन्होंने कॉल की है, इनको पता है कॉल करना, तो ये डिमेंशिया नहीं, ये आप इसलिए भूलते हैं जो ज्यादातर लोगों की वजह से ओवर थिंकिंग है। दिमाग आपका कहीं और चलता रहता है और जब हम कोई काम कर रहे हैं दिमाग कहीं और चल रहा है, उसकी वजह से उस काम पे फोकस नहीं हुआ, भूल गए कि गाड़ी इधर टर्न करनी थी, इधर कर ली, क्या क्या चीजें। आमतौर पर खवातीन शिकायत करती है, हस्बैंड भूल जाते हैं, लिस्ट देती हूँ कुछ चीजें भूल जाते हैं, या गाड़ी की चाबी जो है वो रख के भूल जाते हैं। तो ये इस वजह से होता है। आप अपने थोड़ी सी सोचों को कंट्रोल करें। ये थिंकिंग का जो आपकी मसला है मेमोरी का, ये दिनों में ठीक हो जाएगा। चले जी, डॉक्टर अली अजमल हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बड़ा अच्छा ये टॉपिक था और उसके ऊपर बड़ा अच्छा डिटेल में आपने हमें समझाया है। और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, एक ज़माना हुआ करता था जब बच्चे शाम होती ना गलियों में खेलने निकल जाया करते थे, और आजकल के बच्चे खेल के मैदान से ज़्यादा स्क्रीन्स के साथ वक्त अपना गुजारना पसंद करते हैं, और नतीजा क्या हमारे सामने आता है कि बच्चों में बढ़ता हुआ वज़न और मोटापा है। अब मोटापा सिर्फ ज़ाहरी मसला नहीं है, बल्कि ये बच्चों की सेहत, उनकी खुद एतमादी और उनके मुस्तकबिल पर भी एक गहरा असर डाल सकता है। तो आज के शो में हम यही बात करने जा रहे हैं कि बच्चों में मोटापे की असल वजूहात क्या हैं, दूसरा वालिदैन क्या किरदार अदा कर सकते हैं, और वो कौन कौन सी ऐसी छोटी आदतें हैं जो बच्चों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क ला सकती हैं, और अगर आपके बच्चे ओबीज़ हैं उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, और वो आगे जाकर किन किन बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। तो उस पर बात करनी है हमने। उस पर बात करने के लिए हमें डॉक्टर खुजैमा ने आज ज्वाइन किया है, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? शुक्र अल्लाह का। डॉक्टर साहब, मैं भी ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, ये बच्चों में चाइल्ड ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं हमारे सामने भी, आपके पास भी आते होंगे, इसकी वजह क्या लगती है ख़ास तौर पर कि बच्चों में ओबेसिटी क्यों हो रही है? देखिए, इसमें ना आप इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर अच्छा। एक तो ये होता है कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि ओबेसिटी के साथ प्रेजेंट करती हैं। उसमें बच्चे का खाने पीने का इतना ताल्लुक नहीं होता, लेकिन उसके हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं, खुदा ना खास्ता कुछ जिस्म के अंदर ट्यूमर हो सकता है, या कुछ एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे ओबेसिटी के साथ प्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो हम लोग जनरल ओबेसिटी देखते हैं आजकल के दौर में, उसमें जो ताल्लुक है बेसिकली वो डाइट के साथ है। अच्छा। कि बच्चों की जो डाइट है वो प्रॉपर नहीं है, उनकी डाइट में कार्ब्स बहुत ज़्यादा है, हाई कैलोरिक डाइट है, तो उस वजह से वो मोटापे का शिकार होते हैं। फिर उनकी हैबिट्स, सेडेंटरी हैबिट्स, यानी घर में रहना, जैसा आपने अभी भी कहा कि घर में बैठ के गेम्स खेलना, आईपैड पे बैठ जाना, तो ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं तो ये मोटापे के साथ प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि अब सेहतमंद होना और मोटापे का शिकार होना, ये दोनों में बड़ा स्लाइटली सा फ़र्क है। वालिदैन कैसे इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो सेहतमंद है या फिर वो मोटापे का शिकार है? क्योंकि हमें लगता है कि हमारा बच्चा अगर गोलू मोलू सा होगा, वो थोड़ा सा हेल्दी होगा, मोटा होगा, तो हमारा बच्चा सेहतमंद है। तो क्या वो सेहतमंद है या मोटापे का शिकार है? देखिए, यहाँ पर ना मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि एक टर्म यूज़ होती है मैल न्यूट्रिशन। जी। ठीक है, मैल का मतलब है बैड, यानी कि अच्छी न्यूट्रिशन नहीं है। हाँ। इसके दो एक्सट्रीम्स हैं। एक वो एक्सट्रीम है जिसमें बच्चे बिल्कुल ही कमज़ोर होते हैं, जैसे कि आप देखें जो बेचारे जिनके माएँ बार बार बच्चे पैदा कर रही हैं, उनके बच्चे इंतहाई कमज़ोर होंगे, अपनी एज से भी मतलब उनकी हाइट भी छोटी होगी, वो एक मैल न्यूट्रिशन है। दूसरी मैल न्यूट्रिशन ये है कि जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं और उनका वेट सर्टेन लिमिट्स को क्रॉस कर जाता है, तो ये ओबेसिटी भी मैल न्यूट्रिशन में आती है, एक चीज़। नंबर दो ये है कि देखें, एक हर एज के हिसाब से बच्चों का एक वेट है। अच्छा। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें कि एक साल का बच्चा, तो उसका एवरेज वेट 10 किलो है। ओके। ठीक है, अगर वो 12 किलो तक भी जाता है तो चलो एक लिहाज से एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर 1 साल का बच्चा 15-16 किलो का हो जाएगा, या 2 साल के बच्चे का नॉर्मली वज़न 12 किलो है और 2 साल का बच्चा जो है 18 किलो का होगा, तो ये पहले तो ओवरवेट और उसके बाद फिर ओबेसिटी। इसको हम लोग अपनी आप कह लें कि मेडिकल इस तरह करते हैं कि BMI लेते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। अगर तो वो 18.5 से 25 के दरमियान है तो दैट इज़ नॉर्मल। ठीक है। लेकिन अगर वो 25 को क्रॉस करता है तो वो फिर ओवरवेट में चले जाते हैं, और जब ये 30 को क्रॉस करता है तो वो फिर ओबेसिटी में चला जाता है। और ओबेसिटी के साथ फिर आपको पता है वो जो साइड इफ़ेक्ट हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं आपके, जो कि इफ़ेक्ट होते हैं लॉन्ग टर्म में भी, शॉर्ट टर्म में भी। तो ये एक फ़र्क है आपका, मतलब एक अच्छा वेट होना और बात है, लेकिन एक सर्टेन लेवल को क्रॉस कर जाना और BMI का भी आपका 25% को क्रॉस कर जाना, ये ओबेसिटी में ओबेसिटी की तरफ चला जाता है। अगर बचपन में बच्चे ओबीज़ हैं, ओबेसिटी का शिकार हैं, तो उसके साथ साथ मोटापे के साथ साथ बाकी किन बीमारियों का शिकार हो सकते हैं बचपन में ही? चले फ़र्ज़ करें कि अगर 5 साल का या 10 साल का बच्चा है, वो बहुत ज़्यादा ओबीज़ होता जा रहा है, तो वो उस टाइम किस बीमारियों का शिकार हो सकता है, या लेटर ऑन किन बीमारियों का शिकार हो सकता है? लेकिन जो ज़्यादा उस वक्त, यानी कि एक बच्चा जो कि ओबीस है, उसकी सिस्टम जितने भी आपके बॉडी के सिस्टम है एट रिस्क, तो उसी वक्त आ जाते हैं। ओके। उनका ग्लूकोज लेवल अक्सर ज़्यादा होता है, तो डायबिटीज़, अर्ली डायबिटीज़ इनको हो सकती है। इवन बच्चों में ही ब्लड प्रेशर भी मतलब
इन बच्चों को अगर आप कंपेयर करें इनके नॉर्मल वालों के साथ, तो इनके ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होते हैं, फिर इनके जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं क्योंकि इनका वेट ज़्यादा होता है। और उसके अलावा एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा देखी गई है, सेल्फ एस्टीम आपने बताया, और कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। देखिए हमारे मुआशरे में अनफॉर्चुनेटली बच्चों की बुलिंग या टीजिंग बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको हर कोई गले महल्ले में बुलाए मोटा कह के, या आपके तरह तरह के नाम रखे जाएं, तो आप मतलब एक चीज़ से गेट रेड भी करना चाहते हैं, लेकिन आप उसमें स्टक होते हैं क्योंकि आप को बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको वो सफ़र करता है। और लॉन्ग टर्म में आपको पता है कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, फिर ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो जाते हैं, और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। किडनीज पे भी बुरा इफेक्ट पड़ता है, और आपकी शायद ही कोई बॉडी पार्ट ऐसा हो जो कि इससे स्पेयर रह सके लॉन्ग टर्म में। क्योंकि बचपन में ये चीज़ें आपको सफ़र करनी पड़ सकती हैं इस चीज़ों से। अच्छा, दूसरा जैसे आपने कहा कि बुली का होता है, तो ये खुद एतमादी तो आपकी वो करती है सफ़र, मुख्तलिफ़ चीज़ें भी हैं, लेकिन इसके लिए फिर क्या करना चाहिए, क्या प्रैक्टिसेस हमारी होनी चाहिए? आजकल तो यही चीज़ है हम देख रहे हैं। देन डायबिटीज़ का अगर शिकार हो गए हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ये मोटापा विरासत में भी हमें मिल सकता है अगर देखा जाए तो? बाकी चीज़ें तो चले साइड कर लेते हैं, विरासत में भी मिलता है हमें मोटापा? देखें, आप तो जितनी भी बीमारियाँ, इवन कैंसर और ये चीज़ें हैं, इसमें रिसर्च ने साबित किया है कि आपके जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, जेनेटिक्स होती है। अक्सर फैमिलीज आती हैं तो बच्चा ओबीस होता है, साथ उसकी वालदा भी काफ़ी ओबीस होती है, उसके बहन भाई भी होते हैं और उसका वालिद भी होता है। तो ये तो जेनेटिक्स तो इसमें डेफिनेटली इन्वॉल्व होते हैं, आपको प्रोन कर देते हैं। और ये इसके अलावा अदर वे वाइज भी है कि भाई कई बहुत ही कमज़ोर फैमिलीज होती हैं और वो अक्सर कहते हैं जी खाते तो हम बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग अभी भी स्लिम स्मार्ट हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपके अंदर का ना जो जीन्स है ना, वो आप कंज्यूम करता है, आपका जितना भी सिस्टम अल्लाह ताला ने रखा हुआ है वो सारा जीन्स से रिलेटेड है। इसी वजह से हमारी हाइट, हमारा कलर, हमारा इवन इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें अब तो प्रूव हो गया कि जेनेटिक्स इसमें इन्वॉल्व है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई फैमिलीज में ये चीज़ रन करती है। अच्छा। और अब इसको रोका कैसे जाए, उसमें यही है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई की जाए कॉज क्या। अगर तो मैंने बताया कि कोई कॉज ही ऐसी है कि जो कि मतलब लाइक अल्लाह ना करे किसी को कोई ब्रेन ट्यूमर है या कोई और ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से, या कोई मेडिसिन ले रहा है जिनके साइड इफ़ेक्ट है, तो उनको कंट्रोल करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल हो जाए। लेकिन अगर उसका मोटापा यानी कि जो ज़्यादा वजूहात हैं, जो उसकी डाइटरी हैबिट के साथ है या उसकी लाइफस्टाइल के साथ है कि वो बिल्कुल बैठा रहता है या प्रेफर करता है बैठने में, तो उसमें फिर आपको उसको पूरी एक डाइटरी एक प्लान देना पड़ता है। वालिदैन को ज़ाहिर सी बात है, बच्चा है तो उसको पूरा ऑन बोर्ड करके उनको समझाना पड़ता है उसकी इम्पोर्टेंस का, उसके हैजर्ड्स बताने पड़ते हैं। बच्चे जो बड़े हैं, जो थोड़े एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रखते हैं, लाइक 10-12 साल के, उनको भी इसमें शामिल करना पड़ता है। उनको भी रियलाइज़ करना पड़ता है कि जो चीज़ें आप फेस कर रहे हैं, अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप इनमें से निकल आएंगे। और ये जो जंक फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, या फिर आपके ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो गया, या चॉकलेट्स, कैंडी, जो मीठी चीज़ें जो आपको मोटा करती हैं, उनको आपको बिल्कुल एक स्टॉप देना पड़ता है या उनको एक अच्छी लिहाज से कंट्रोल करना पड़ता है। तो ऑटोमेटिकली आप देखते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो चीज़ें रिवर्स होना स्टार्ट भी हो जाती है। लेकिन अगर ऑलरेडी जैसे आपने कहा कि एक पेरेंट्स हैं तो उनमें दोनों ही मोटापे का शिकार हैं, तो उनके बच्चे भी मोटा होंगे, लेकिन क्या इसको पहले कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा सकते हैं कि ये आगे ट्रांसफ़र ना हो या ये होना ही होना है? देखिए, कुछ चीज़ें ना आप प्रोन होते हैं। अच्छा, ठीक है, जैसे आप ये कह लें कि कुछ आपने देखी है रेसेस है दुनिया में, जैसे डच है, वो कुदरती तौर पे लंबे हैं। ठीक है, कुछ ऐसी रेसेस हैं जिनके कद छोटे हैं, हाँ। कुछ के रंग गोरे हैं, कुछ के रंग सांवले हैं, कुछ ब्राउन है। कुछ चीज़ें तो जेनेटिक्स है, लेकिन आप कंट्रोल कर सकते हैं खास हद तक। ओके, यानी कि आपको पता है कि आपकी फैमिली में ओबेसिटी मौजूद है, तो आप अपने बच्चे को का लाइफस्टाइल ही चेंज कर दें। सही। आप उसको मीठी चीजों पे मत लाएं। ठीक है। आप उसे बाजार की जो ये जंक फूड है मत खिलाएं। बचपन से इस चीज को इंट्रोड्यूस ही ना कराएं बच्चे से। और ये जैसा कि तली हुई चीजें इनको अवॉइड करें और बच्चे को एक्सरसाइज में लेकर हम तो कहते हैं अच्छा बच्चा जैसे ही सॉलिड खाना शुरू हो तो हम कहते हैं अच्छा बच्चे को अपना देसी घी वाले पराठे खिलाएं। बच्चा स्कूल जा रहा है, देसी घी वाले पराठे खिलाएं, फिर उसको मुख्तलिफ चीज़ें खिलाएं, ऐसी ऐसी चीज़ें खिलाएं जी तंदुरुस्त होगा हमारा बच्चा, अच्छा होगा। 2-2 3-3 पराठे भी खिलाएं उसे, दूध भी पिलाएं, चीज़ें पिलाएं, लेकिन संभल के दें उन्हें चीज़ें।
वो तंदुरुस्त करने के चक्कर में उसे मोटापे का शिकार बना रहे होते ये हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखें, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, चाहे वो अच्छी चीज़ ही क्यों ना हो। तो आपको ये खुद से बीइंग पेरेंट देखना पड़ता है कि जो आप चीज़ें दे रहे हैं, देखें देसी पराठे हो गए, बाकी चीज़ें हो गई, इनमें हर्ज कुछ नहीं है एज लॉन्ग एज ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। देखें ना, आप थोड़ी बहुत तली हुई चीज़ें भी खा सकते हैं, आप बाकी डाइट भी कर सकते हैं, उससे कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब आपको लगे कि आप सर्टेन लेवल को क्रॉस कर गए तो फिर आपको कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप कंट्रोल नहीं करते तो फिर चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती हैं। चले डॉक्टर साहब, एक कॉलर हैं हबीबुर रहमान साहब, उन्होंने हमें लाहौर से ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाए सर? शुक्र अल्लाह का। हबीब साहब, क्या सवाल करना चाहेंगे? हमारा बेटा है 14 साल का, 14 साल का, तो हमने काफी डॉक्टर के पास चेक करवाया तो उसकी हाइट नहीं बढ़ती ना। तो माशाल्लाह खाना वगैरह भी ठीक आता है, लेकिन उसकी हाइट नहीं बढ़ती। ठीक है, इसके लिए आप कंसर्न है। ठीक है, डॉक्टर साहब से जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, देखिए, इसमें सबसे पहले जो है ना, वालिदैन की अपनी हाइट देखनी पड़ेगी ठीक कि है, उनकी अपनी हाइट कैसी है। ओके। हमेशा आप हाइट, मैंने आपको बताया ना कि ये आपके जेनेटिक्स है। हाँ। आप अगर वालिदैन खुद अच्छी हाइट के हैं और बच्चे का कद छोटा है, हाँ। फिर तो ये पॉइंट ऑफ कंसर्न है, इसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। ठीक है, अगर तो वालिदैन की हाइट ही छोटी है तो फिर बच्चे की, आप मतलब हम लोग, हमारे पास एक चार्ट होता है, उसमें हम वालिदैन की हाइट लेते हैं, उनकी मिड पेरेंटल हाइट निकालते हैं, फिर बच्चे की हाइट करते हैं, तो उसमें एक ग्राफ बनता है। अगर तो वो उस ग्राफ के अंदर आ रही है उसकी हाइट, तो फिर तो हम तसल्ली देते हैं ठीक है, कि यार ये फाइनल हाइट में अपने वालिदैन के, मतलब वालिद के, लड़का है तो वालिद से 1 या 2 इंच ऊपर चला जाएगा, या वालिद जितनी हाइट रहेगी या 1-2 इंच नीचे रह सकती है। तो उसमें यही है कि डाइट अगर वो कह रहे हैं ठीक है ऑलरेडी, और वो खाता भी हर चीज़ है और एक्सरसाइज वगैरह करता है, एक्टिव है, तो मेरा ख्याल यही है कि एक दफ़ा अगर ये अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक दफ़ा अपनी और अपनी मिसेज की हाइट और बच्चे की हाइट, उनको बिल्कुल तीनों का जब चेकअप होगा तो हमें सही पता लगेगा कि बच्चे की हाइट वाकई छोटी है, अच्छा, ये इनको लग रही है। लेकिन अगर वालिदैन की हाइट सही हो, लंबे हो, और आपके बच्चे की हाइट छोटी हो, तो फिर क्या करना चाहिए? वो कंसर्न है या किस वजह से हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है? इसमें भी देखें 2 चीज़ें हैं। एक तो होता है कि कई दफ़ा ना हम अपनी ज़बान में इस्तेमाल करते हैं लेट ब्लूमर्स। ओके। वो बच्चे हाइट में पहले छोटे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो मेच्योरिटी की तरफ जाते हैं तो वो तेज़ी से अपनी हाइट निकालते हैं। अच्छा, ठीक है। और लेटर ऑन जो फाइनल हाइट होती है उनकी 18-19 साल की उम्र में, वो उनकी बिल्कुल नॉर्मल हाइट होती है जो अपने वालिदैन के मुताबिक होती है। दूसरा ये चीज़ें होती हैं कि हमने देखना होता है कि कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है कि जिसकी वजह से हाइट नहीं हो रही है। उसमें कई हार्मोनल मतलब तब्दीलियाँ आ सकती हैं, या उसकी आप कह लें कि कोई और जेनेटिक कॉज हो सकती है। उसके लिए फिर प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, चाहे वो एक्सरे हो, रूटीन के कोई टेस्ट है, बीमारियाँ रूल आउट करनी है, और अगर उनमें कोई चीज़ है तो फिर आइडेंटिफाई करके उसको प्रॉपर्ली ट्रीट करना पड़ता है। मतलब 18 से 19 साल तक आपकी हाइट बढ़ती है। लड़कों में 18 से 19 साल तक, या 1 साल और भी होता है। लड़कियों में 14 से 17 साल तक अच्छा। उनकी हाइट का एक वो आता है जिसमें हाइट तेज़ी से बढ़ती है, और फिर उसके बाद वो तकरीबन एक फाइनल उसकी वो फिर फाइनल उसमें आ जाती है। अच्छा, ये भी बड़ी मिथ्स हैं डॉक्टर साहब, हाइट की चले बात हो ही रही है कि जी आप अगर आपके बच्चे की हाइट छोटी है तो उसको ना लटकाना शुरू कर दें, कोई दीवार के साथ कोई चीज़ ऐसी कर दें तो वो जितना ज़्यादा लटकेगा उतनी ज़्यादा उसकी हाइट लंबी होगी। वाकई ऐसा होता है? ये भी एक मिथ है। देखिए, एक्सरसाइज कुछ ना कुछ रोल प्ले तो करती है, अच्छा, ठीक है, चीज़ों में, लेकिन उससे ये नहीं होगा जो आपकी जेनेटिक चीज़ अंदर मौजूद है। देखें, एक अच्छी डाइट, एक्सरसाइज और प्रॉपर तवज्जो आपको आपके अंदर का पोटेंशियल का मैक्सिमम पे लेके जा सकती है, लेकिन वो यूँ नहीं कर सकती कि टोटली सिनेरियो तब्दील कर दे। तो इसमें एक्सरसाइज का अगर आप जहाँ तक बात करें, उसमें चाहे लटकना है, चाहे दौड़ना है, चाहे भागना है, वो आपको पोटेंशियली तो आपको जितनी, आप मिसाल के तौर पे अगर किसी की पोटेंशियल जो है वो 5-8 तक जा सकती है और मिनिमम 5-5 तक, तो अगर वो अच्छी डाइट लेगा, एक्सरसाइज करेगा, तो अपने पोटेंशियल के मैक्सिमम तक वो पहुंच सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है, वसीम अब्बास हैं, लाहौर से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं वसीम साहब, ठीक है? जी शुक्र अल्लाह का। क्या सवाल करना चाहिए? मैंने ना, मेरा बेटा तकरीबन 6 साल का है, उसके बाल काफ़ी सारे झड़ते हैं, तो उसके बारे में डॉक्टर साहब से मैंने मशवरा करना था, कोई अगर अच्छा सा बता दें हमें हाल। नहीं तो आपके बेटे की मतलब डाइट वगैरह ठीक है, अच्छा खाता है? खाता ठीक है, लेकिन ज़रा कमज़ोर भी है। अच्छा, 6 साल का उनका बेटा है,
अक्सर देखें इसमें भी फिर दो चीज़ें आ जाती हैं। कई दफ़ा जेनेटिक्स का तो इसमें रोल है ही है, ज़्यादातर ये मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और जहाँ तक बालों का ताल्लुक है ना, उसमें आपके बायोटिन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर उसके अलावा जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इनको सजेस्ट करूँगा कि बेहतर तो ये है कि एक दफ़ा ये थॉरली एक चेकअप करवा लें अपने बच्चे का। जो भी इन्हें पीडियाट्रिशियन देखेगा वो कुछ रूटीन के टेस्ट करवा लेगा। लेकिन यह है कि इसमें अगर इनको जिंक मिल जाता है, ऐसा मल्टीविटामिन जिसमें जिंक मौजूद है, जिसमें बायोटिन मौजूद है, तो वो हेल्प आउट करता है आपकी। और प्रोटीन डाइट इसको चाहिए कि इम्प्रूव करे, क्योंकि हमारे जो बाल होते हैं ये प्रोटीन से बने हुए होते हैं। हाँ। तो इसलिए बेहतर ये है कि ये डाइट में मजीद तवज्जो दें। और वो कह रहे हैं जैसा कमज़ोर है तो हो सकता है कि सर्टन मैल न्यूट्रिशन टाइप की चीज़ हो इससे, तो प्रोटीन डाइट में तवज्जो दें और मल्टीविटामिन्स दें। लेकिन बेस्ट ये है कि अपने करीबी डॉक्टर से एक दफ़ा इसको थॉरली इवैल्यूएट करवा लें। अच्छा, लेकिन इस एज में कि मतलब 5, 6, 7 साल के बच्चे हैं तो उनमें मल्टीविटामिन्स देते हैं? देखें, मल्टीविटामिन जो सप्लीमेंट्स हैं वो वहाँ ज़रूरत पड़ते हैं जहाँ पर आप में कमी है। उसका एज से बहुत ज़्यादा ताल्लुक इतना ज़्यादा नहीं है। हमारे कई दफ़ा जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं वो तो कई दफ़ा होते हैं लाइक 1.5 किलो के, तो उसमें भी हमें कई दफ़ा मल्टीविटामिन देने पड़ जाते हैं। तो मल्टीविटामिन्स का वो है जहाँ वो जस्टिफाइड है। मतलब आपका अगर आपकी डाइट से आपकी वो चीज़ें नहीं हो रही है, कवर हो रही है, तो फिर आपको सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं, उनकी सपोर्ट लेनी पड़ती है। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि आप अपने एक दफ़ा डॉक्टर को कंसल्ट करा लें। वो चेक करेंगे, वो सारी स्क्रीनिंग करेंगे, टेस्ट वगैरह करेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको बता सकते हैं कि किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कॉज क्या है, रूट कॉज क्या है, देन उसके अकॉर्डिंगली इलाज होगा, तो ये सारी चीज़ें हैंडल हो जाएंगी। तो हमारे साथ डॉक्टर खुजैमा मौजूद थे। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और चाइल्ड ओबेसिटी पे बात कर रहे थे, मुख्तलिफ चीज़ें जो इससे को रिलेट करती हैं उनको भी हमने इन कॉन्वर्जेशन लाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा हमारे सेगमेंट। जनाब, कुछ बात कर लेते हैं हमारे माशरती तकाज़ों के हवाले से। अब कर्ज़ देना या फिर लेना ना हमारी माशरती और तिजारती ज़िंदगी का एक बड़ा अहम हिस्सा है, लेकिन अक्सर ये माली लेन देन कानूनी पेचीदगियों का शिकार हो जाता है और तहरीरी मुआहदे के बगैर क्या कर्ज़ देना महफूज है, और अगर कोई फ़रीक कर्ज़ की रकम वापस ना करे तो कानूनी चाराजोई का तरीका क्या हो सकता है। आज के प्रोग्राम में हम इस पे बात करेंगे। कर्ज़ा और माली लेन देन के दौरान दरपेश जितने भी कानूनी मसाइल हैं और उनके हल के तरीक़ाकार पर हम ये भी जानेंगे कि मुआहदे की अहमियत क्या होती है, ज़ुबानी मुआहदा कितना मोतबर समझा जाता है, और अगर कोई फ़रीक अपने वादे से मुनहरिफ हो जाए तो कानूनी रास्ता क्या हमारे पास फिर बचता है, वो हम क्या इख्तियार कर सकते हैं। तो इस पर बात करते हैं। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नसीर चौधरी साहब, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। चौधरी साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं? ठीक है आप? और साथ ही साथ मुफ्ती मोहम्मद अबरार हुसैन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट हैं। अबरार साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में। नसीर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी। ये कर्ज़ का लेन देन हमारे ज़िंदगियों में, हमारे माशरे में बड़ा एक कह लें कि कॉमन चीज़ हो गई है। आपस में हम लोग कर्ज़ लेते हैं, दे देते हैं। इसकी अहमियत क्या है अगर कानूनी नुक्ते नज़र से देखा जाए तो इसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मुनीबा। बेसिकली कर्ज़ हसना जो है, हम अपने रोज़मर्रा के मामूलात में कर्ज़ लेते भी हैं, देते भी हैं, और कानून इसको अलाउ करता है। तो हमारे दीन की भी यही तालीमात हैं कि जब आप किसी के साथ लेन देन करें तो इसको तहरीर कर लें और उस पर गवाहान मुकर्रर कर लें, और ये सूरह निसा में भी बड़ा वाज़ेह तौर पे फरमा दिया गया है। और इसी तरह कानून शहादत ऑर्डर 1984 में भी जो है कॉम्पिटेंसी और नंबर ऑफ़ विटनेसेस की बात की गई है कि माली मामलात के लिए यही हुक्म है कुरान और हदीस के मुताबिक कि अगर एक मर्द है तो उसके मुकाबले में 2 ख़वातीन आप मुकर्रर कर लें। यानी आर्टिकल 17 कानून शहादत और 79 जो है वो 2 मार्जिनल विटनेसेस की बात करता है कि जब आप कोई भी तहरीर करें, कर्ज़े की बाबत करें, रुपए पैसे की लेन देन की बाबत करें, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त की बाबत बात करें, तो आप तहरीर कर लें और गवाहान मुकर्रर कर लें
इससे क्या होता है कि अदालतों में जब आप फ़र्ज़ करें आप ज़ुबानी अंडरस्टैंडिंग पे कर्जा लेन देन कर लिया, अब आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई तहरीर नहीं है, मतलब आपने ज़ुबानी दे दिया, वो अगला बंदा मुकर गया है, तो फिर क्या करना चाहिए? अब आप अगला बंदा मुकर गया है तो अदालत में आपके जाने के लिए आपके पास कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है रिटन शेम में, गवाहान आपके पास ज़बानी है। अच्छा, अब अदालत में अगर वही तहरीरी होता, गवाहान उस पर मुकर्रर होते, उनके दस्तखत होते, तो वो ज़्यादा वर्थ होनी थी अदालत में, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा होनी थी। तो मैं इस जागो लाहौर के तवस्सुत से अपने सुनने वालों को ये आगाही दूंगा कि लेन देन के मामलात में कानून और दीन यही तालीमात हैं कि आप जो भी मामलात आपस में करें उसकी तहरीर लिखें, गवाहान मुकर्रर करें और तहरीर के अंदर क्लैरिटी के साथ चीज़ें लिखें। लेकिन अगर सपोज करें ना चौधरी साहब कि अब हमारे लोगों का इतना प्यार होता है कारोबारी मामलात में भी, फैमिली मेम्बर्स में भी, और हम एक दूसरे को प्यार के उसमें दे देते हैं कि चलें आप हमें ये कर्ज दे दें, हम आपको वापस कर लेंगे, लिखत परत करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसे ज़ुबानी कलामी कर लेते हैं, हमारे पास कोई गवाह भी नहीं है। सपोज करें मैंने किसी को कर्ज दिया है, वो मेरा बड़ा करीबी दोस्त है, मैंने उसको दे दिया, मेरे पास ना ही कोई ऐसा एविडेंस है कि जिसमें तहरीर हुआ हो, ना मेरे पास कोई गवाही देने के लिए मौजूद है, फिर मेरे लिए क्या कानूनी चाराजोई रह जाती है कि मैं क्या तरीका ऑप्ट कर सकती हूँ उसके खिलाफ, अगर वो मुकर गया है बंदा नेक्स्ट पर्सन कि मुझे तो आपने कर्ज ही नहीं दिया? इसमें देखें बात यह है कि एक तो बात ये होती है कि आप आपस में रिस्पेक्टेबल्स में बैठ के बात करते हैं, या आप जो है वो किसी थाने वगैरह में आपकी कोई सिटिंग हो जाती है, पंचायत हो जाती है, लेकिन कानूनी तौर पे जब आप अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो आपकी क्योंकि सारी जो है कमिटमेंट ज़ुबानी है और ट्रस्ट बेस्ड है, तो उसमें फिर केस दायर होगा, दायर होने के बाद जिसके ख़िलाफ़ आपने केस दायर किया वो अपना मौक़िफ़ देगा, शहादतें आएंगी। तो अदालत उसके बाद असेस करेगी कि ज़बानी शहादत जो है उसको साबित करना और उसमें जो है वो केस दायर करके रिलीफ लेना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ज़बानी तौर पे ज़बानी तौर पे आपके पास जब आप तहरीरी तौर पे तहरीर कर लेते हैं, गवाहान मुकर्रर कर लेते हैं और उसको आप स्टाम्प पेपर पे लिख लेते हैं, तो फिर उससे मुकरा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर आप मुकरेंगे तो फिर आपके जो वो सिग्नेचर है उसकी जो है वेरिफिकेशन या फॉरेंसिक करवाया जा सकता है। ठीक है, मैं अबरार साहब आपकी तरफ आऊँगी कि अगर फरीक मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हैं, जी मुआहिदा हमारे दरमियान हुआ हुआ है, हमने गवाह भी ले लिए हैं और वो भी और उस मुआहिदे के फिर खिलाफ आप ये चीज़ कर रहे हैं, शराइत आप नहीं मान रहे हैं और आप कर्ज वापस नहीं कर रहे हैं, उस मामले में फिर आपके पास एविडेंस भी हैं, तो उस मामले में फिर किस तरह की कानूनी चाराजोई हो सकती है, क्या मामलात इख्तियार किए जा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। थैंक यू मुरीबा, आपने मुद्दों किया। सबसे पहले ये जितनी भी चीज़ें आप जो पहला क्वेश्चन मैं समझता हूँ वो ये है, हमें समझना है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मुआहदा क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स को समझना है। सबसे पहले उसके जो बुनियादी 3 चीज़ें हैं वो है ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस और उसके बाद कंसिडरेशन है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद अब आपने क्वेश्चन किया कि अगर एक शख्स के पास विटनेसेस भी मौजूद हैं और सारे मामलात उसके पास हैं और अब वो उसके पास 2-3 चीज़ें हैं, एक तो वो सिविल प्रोसीजर के तहत वो कोर्ट में जा सकता है, ऑर्डर 37 है, वो उसके तहत प्रोनोट जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर उसके पास चेक है या प्रोनोट है तो वो उसके तहत जा सकता है और इसकी लिमिटेशन भी 10 डेज दी है। बाकी अच्छा, ये पहले अदालत स्ट्रेट फॉरवर्ड अदालत जाएगा या वो पुलिस को पहले इन्वॉल्व करेगा देन अदालत जाएगा? 2 चीज़ें हैं। अगर तो उसने चेक दिया है, ठीक है, उसके पास 2 रेमडीज हैं। एक तो उसके पास क्रिमिनल रेमडी है, वो 489F का उस पर FIR करवा सकता है पाकिस्तान पिनल कोड के तहत। दूसरी उसके पास रेमडी ये है कि वो सिविल प्रोसीजर कोड के तहत उसके पास वो ऑर्डर 37 का सूट फाइल कर सकता है कोर्ट के अंदर। और इसको इतना बनाया है, वैसे जो सूट फाइल होता है उसके अंदर लिमिटेशन 30 डेज दी गई है रिटर्न स्टेटमेंट की, जबकि यहाँ पे जो रिटर्न स्टेटमेंट की लिमिटेशन दी गई है वो 10 डेज दी गई है। तो इस वजह से इस प्रोसीजर को ऑप्ट करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि वो अगर मुकर जाता है, तीसरी उसके पास रेमेडी ये है कि वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत सेक्शन
22 उसका है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, वो तामील मुख्तस का जिसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बोलते हैं, वो उसका भी सूट जो है वो फाइल कर सकता है। तो 3 तरह की रेमडीज़ जो हैं, एक क्रिमिनल FIR है और 2 सिविल रेमडीज़ उसके पास मौजूद हैं अगर उसने मुआहदे पर अमल दरामद करवाना है। ठीक है। और इसमें कितना टाइम लगता है कि अगर आपके पास एविडेंस भी मौजूद हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो आपका जो सारी ये कानूनी चारा जो है इसमें कितना टाइम लगता है? देखें, ये जो प्रोसीजर है इसको टाइम लगता है। अब देखें, जो ये मैं नहीं कह सकता कि कितना टाइम लगता है, लेकिन आप देखें 30 डेज हैं। हमारा लॉ क्या कहता है कि कितनी देर में आपने इसको निपटा देना है? लॉ तो इसको कहता है कि मैक्सिमम 6 मंथ भी इसकी लिमिटेशन आती है, मैक्सिमम 1 ईयर भी इसकी लिमिटेशन है। हर सूट्स की जो लिमिटेशन है वो अलग है। आप किस सूट के तहत जा रहे हैं वो उसकी लिमिटेशन जो है वो अलग अलग जिक्र की हैं लॉ ने। लेकिन अब सबसे बुनियादी जो चीज़ है वो ये है कि जब आप जा रहे हैं सिविल कोर्ट के अंदर, तो उसमें आपने देखना है कि आपके पास क्या, जैसे सर ने बोला कि QSO कानून शहादत आर्डर 1984 के तहत क्या आपके पास विटनेसेस मौजूद हैं, उसका आर्टिकल जो है 17 है, और फिर इसी तरह उसका आर्टिकल जो है 79 है। आपने मार्जिनल विटनेसेस जो हैं वो लाजमन उसके अंदर प्रोड्यूस करने हैं। अब उसके बाद अब जब आपने उसके अंदर एग्जामिनेशन करवा दी अपने विटनेसेस की, फिर उसके बाद जो है क्रॉस एग्जामिनेशन होनी है। ठीक है, वो इस पे प्रोसीजर चलता है, प्रोसीजर होता है। आसिफ इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने लोन लिया हुआ था बैंक से, और अब से 4 साल। आपने लोन कहाँ से लिया हुआ था? बैंक से? जी बैंक से लोन लिया हुआ था। अब 4 साल से मैं उनको पेमेंट दे रहा हूँ जी, इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूँ। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं इसको आप बैंकिंग कोर्ट से वाइंड अप करवा सकूँ? ठीक है, वो कह रहे हैं जी मैं बैंक से जो है ना वो 4 साल हो गए हैं मैंने लोन लिया हुआ है, तो मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, लेकिन क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं अदालत से रुजू कर सकता हूँ और वो रिवर्स बैक हो सकता है? देखिए, अदालत में यूजुअली ऐसा होता है कि आप जब उन्होंने जो आपको शेड्यूल दिया है इंटरेस्ट रेट, अदारों को अभी अलाउ तो है ना, अपने उसी रेट के साथ आपने अदा करना है। लेकिन इनको मेरी रिक्वेस्ट ये है या मशवरा ये है कि आप पैसों का अरेंज करके कहीं से भी उधार लेके वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उतार दें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है अगर आप किस्त में पैसे देते हैं तो आप इंटरेस्ट देते हैं। अगर आप उनको कहते हैं कि मैंने इकट्ठे अरेंज कर लिए हैं, मुझे ये किस्तें कर दें, 2-3 बड़ी किस्तों में मैं दे देता हूँ, फिर इंटरेस्ट रेट जो है वो उसमें बड़ा डिफरेंस आ जाता है। लेकिन अगर आपने किस्तें दे रहे हैं और जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट ली हुई है और उस पर जो फार्मूला उन्होंने दिया हुआ है, वरना आपको वो ओन करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ यही रिक्वेस्ट करूंगा शहरियों को कि सूद क्योंकि हराम है, ममनू है, तो इससे जितना बचा जाए बेहतर है। आपकी जेब में अगर 10 रुपए हैं तो आप कम से कम 5 रुपए सेविंग करके 5 रुपए पे डिपेंड करें, ताकि आपके पास जब मुश्किल हालात आए तो आप उन 5 रुपए से गुजारा करें। हम यूजुअली ऐसा करते हैं कि हम 5 रुपए का हमारी कैपेसिटी होती है, हम 15 रुपए का काम कर लेते हैं, तो इसलिए फिर हम मसाइल का शिकार होते हैं। फिर हम सोचते हैं उधर प्राइवेटली सूद पे पैसे ले लें, किसी अदारे से ले लें। ऑप्शंस है ना हमारे दिमाग में है, तो वो हम कहते हैं चले कोई बात नहीं, ऑप्शंस मौजूद है मार्केट में, हम वो ऑप्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, जैसे तैसे होके हम वो करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि बरकत नहीं होती, जो चीजों में बरकत नहीं है उस चीजों से अवॉइड करना चाहिए। अब्रार साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि किस तरह इसको आगे लेकर चलना चाहिए? इस खास तौर पर सूदी निज़ाम का खात्मा किस तरह किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने इस पे अपनी ऑब्जर्वेशन दी और इसको हराम करार दिया। फिर उसके बाद फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर ये फैसला आ गया और ये इसके खिलाफ सूदी निज़ाम के खिलाफ। फिर उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर बेंच होता है जो इस्लामी केसेस को सुनता है। इधर से स्टार्ट करेंगे। अब्रार साहब, हमें एक कॉलर ने ज्वाइन किया है, नूर अली साहब हैं, सिंध से उन्होंने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुनीबा बेटा, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ सर से। जी मैंने फसों वालों से लिया था कर्जा, तो वो उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो भी सूद में शामिल हो गया क्या अलग बात हो गई? वो आपने कहाँ से लिया था? बैंक से कर्जा लिया था? नहीं, सरसों वाले होते हैं, तो सरसों वाले कर्जा देते हैं। अच्छा, ठीक है। कोई प्राइवेट इदारे होते हैं जो कर्जा देते हैं, तो उनसे उन्होंने लिया है, तो वो जो इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो भी सूद में ही आएगा? जी बिल्कुल, इंटरेस्ट और सूद
एक ही चीज़ है, बस नाम अलग कर दिया, नाम अलग है, इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है, डिफरेंस नहीं है। ओके, मतलब आप नूर साहब ये है कि आप जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो सूद ही दे रहे हैं। ये मैं इनको सुजेस्ट करूंगा कि अगर प्राइवेटली कोई उनसे आपने कर्जा लिया है और वो आपको मजबूर कर रहे हैं तो ये फिर सेशन जज की कोर्ट में जाके कंप्लेंट दायर करें कि जी ये कानून के तहत अब मुझे जो है वो ये सूद जो है प्राइवेट लेने देने पे ये कानून आ गया है और मैं इतनी अमाउंट दे चुका हूँ जो कि सूद से भी ज्यादा हो चुकी है, प्रिंसिपल अमाउंट से ज्यादा हो चुकी है। तो मुझे जो है वो ये कंप्लेंट दायर करेंगे सेशन जज को, सेशन जज उस पर डायरेक्शन देगा मुतलका थाने को और उस पर FIR भी दर्ज होगी और साथ इन्होंने जो रकम दी हुई है ना, अगर ये प्रिंसिपल अमाउंट सूद की सूरत में अदा कर चुके हैं तो फिर ये वहां पे उनका एडजस्ट हो जाएगा। और अगर प्रिंसिपल अमाउंट थोड़ी मतलब सूद कम ही अभी दिया है तो फिर क्या होगा? वो फिर प्रिंसिपल अमाउंट देगा सिर्फ। अच्छा, फिर वो जितनी उन्होंने अमाउंट ली हुई है सिर्फ उतनी देंगे, वो अमाउंट देगा, लेकिन जो सूद है वो सूद जो है वो मिन्हा हो जाएगा। और अगर वो शख्स उसके साथ जो है वो उसको हैरस करेगा, परेशान करेगा, तो फिर वो कानून की प्रोटेक्शन जो है वो जो एक्ट है पंजाब प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लोन एक्ट 2022 जो है उसके तहत प्रोटेक्शन है इनको। तो ये तो पंजाब का है ना, वो सिंध में है, तो वहाँ पे भी ऐसा कुछ होगा? उनका भी होगा, लाजिमी बात है, सूबों के अपने हैं जी। तो ये बस ये कवानीन जो है लोगों को ना इनफैक्ट आगाही नहीं है और लोग जब जाते हैं ना किसी से पैसे लेने, प्राइवेटली कर्जा लेने, लोग फंसे इतने होते हैं कि लोग क्योंकि कर्जा लेके लोगों की जिंदगियां गुजर जाती हैं पूरी कर्जा देने में। और अक्सर ऐसा होता है कि लोग जो है वो लोग जिन्होंने कर्जा दिया होता है ना वो उनसे सूद का इंटरेस्ट लेते रहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट वहीं पे खड़ी करी रखते हैं, जब कोई फटा पड़ता है कहते हैं जी हमारे तो इतने पैसे देने हैं। तो ये बड़ी चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये प्राइवेट इदारों के लिए खासतौर पर अगर आपने किसी से लिए तो उनके लिए कानून मौजूद है, आप उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं कि अगर आपको हरास कर रहे हैं, आपसे ज़बरदस्ती किया जा रहा है कि आपकी प्रिंसिपल अमाउंट से ज़्यादा आप इंटरेस्ट पे कर चुके हैं, तो आप उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई कर सकते हैं। हमारा जो लॉ है, हमारा आइन उसकी इजाज़त आपको देता है। तरीक़ाकार हैं जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो अबरार साहब आप इस हवाले से बता रहे थे कि ये चीज़ें किस तरह ओवरकम होनी चाहिए ताकि इस चीज़ को हम कम कर सके। बरकत भी हमारी वैसे भी उठ जाती है, सूद वैसे भी हराम है हमारे इस्लाम में भी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस्लाम ने बड़ा सख्ती से जो सूद को हराम करार दिया है, बल्कि इस पर वईदें सुनाई गई हैं। अब फेडरल शरीयत कोर्ट ने फैसला दिया, उसके बाद इसकी अपील चली गई सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है जो इस्लामी केसेस को सुनता है। अब उसके ख़िलाफ़ अपील सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है। जब तक वो सुप्रीम कोर्ट की अपील है मौजूद है, जब तक वो सुनी नहीं जाती तब तक ये बैंक्स इसी तरह सूद पे देते रहें। अच्छा। अगर सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आ जाता है, जो फाइंडिंग्स आई हैं फेडरल शरीयत कोर्ट ने भी दी हैं, इस्लामी नज़रियत काउंसिल ने भी दी है, अगर ये फैसला आ जाता है तो फिर ये जितना भी निज़ाम है ये इसको ख़त्म किया जाएगा, ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है जी, हम कर्ज़ के लेन देन पे बात कर रहे थे कि क्या मामलात हो सकते हैं, लीगल प्रोसीजर किस तरह इख्तियार किया जा सकता है। इस पर बात करने के लिए नसीर चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया था, मुफ्ती मोहम्मद अबरार हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया था। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप आए, इसके ऊपर बात किए। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। और क्या ही ज़बरदस्त कह लें कि कम बैक हुआ है हमारा। और हमारे साथ इस वक्त सिंगर मौजूद हैं और म्यूज़िक इंडस्ट्री से उनका वो वाबस्ता हैं, मुख्तलिफ़ ट्रैक्स उनके हैं। फ़लक उनका नाम है और आवाज़ तो उनकी आप सुन ही चुके हैं। तो फ़लक से आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़लक, कैसी हैं आप? ठीक है जी, मैं इसमें बिल्कुल ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा बताइए अपने जर्नी के बारे में कि कैसे मौसीकी में आई, कितने साल हो गए हैं? मैं आपको बताऊं कि मैंने आना तो नहीं था, लेकिन मैं अचानक ही आ गई हूँ इस फील्ड में। मैं तारिक अजीज़ साहब अल्लाह पाक उन्हें गरी के रहमत करे, वो मुझे लेके आए इस फील्ड में जी। और मैं 16 से इन हुई हूँ। अच्छा। और इस वक्त आपके सामने 25 चल रहा है। 25 ठीक है। और अपना स्टूडियो बनाया, माशाल्लाह काफ़ी काम किया। अभी भी जो है मुख्तलिफ कंपनीज के साथ काम कर रही हूँ, फिल्म के लिए भी गाया। अच्छा। हाँ जी, और अभी भी स्टिल गा रही हूँ। क्या बात है, वाजिबात। तो मुझे बताइए, एक्सीडेंटली आई हैं इस
इंडस्ट्री में, म्यूज़िक में, या फिर शौक था कहीं ना कहीं म्यूज़िक का, गाने का? नहीं, मुझे शौक तो बचपन से ही था। अच्छा। और मैं बचपन से नात पढ़ती थी। अच्छा। तो मैं पहले नात में ही आई थी, उसके बाद तारिक अजीज़ साहब जो हैं, अल्लाह पाक उन्हें करवट जन्नत दे, उन्होंने कहा कि आपका बहुत मतलब आपके अंदर टैलेंट, हाँ वोकल अच्छा है आपका, तो आप इसको ज़ाया ना करें। बाकायदा मेरे अब्बू, अभी रिसेंटली उनका भी इंतकाल हुआ है, तो उनसे फिर उन्होंने मतलब रिक्वेस्ट की कि इसको आप जो है ना इजाज़त दें। फैमिली बहुत हमारी जो है ना इस चीज़ को बुरा समझती थी, गाने को, तो मैं बस आ गई, क्योंकि मेरे अंदर आपको पता है ना, आर्टिस्ट जो होता है, फ़नकार, वो पैदाइश से लेके वो पैदाइशी होता है फ़नकार, तो इसलिए बस फिर मैं आ गई। मतलब इट मींस कि फिर बड़ी हर्डल्स फेस करनी पड़ी होंगी, बड़ी मुश्किलात फेस करनी पड़ी होंगी। आपको तो पता है, आप खुद शोबिस से हैं, और हम मतलब लड़कियों के लिए कितने, हाँ, और ख़ासतौर पे जिनके अगर फैमिली मेंबर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए वो ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि पहले उन्हें आपने सेटिस्फाई करना है, फिर आप दुनिया की तरफ जाते हैं। बिल्कुल, सिर्फ मेरे अब्बू जान हैं जो जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मेरी वालदा भी जो थी वो मेरे मतलब बहुत खिलाफ थी। अच्छा। बहुत मुझे नहीं अब हो गई है सही, अब उन्होंने पता है कि हमारी बेटी अच्छा काम कर रही है। जी 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 जी। अब लेकिन ये है कि मेरे अब्बू ने फर्स्ट डे से मेरे ऊपर बहुत यकीन किया। अम्मी बस लोगों की बातों से ज़रा डर जाती थी कि लोग कहेंगे कि इसकी बेटी सिंगर बन रही है। आपको पता ही है, होते हैं कुछ चीज़ें हमारे पाकिस्तान में इस चीज़ को अच्छा भी तो नहीं समझते ना, हमारे सिंगिंग को, बल्कि किसी भी मतलब फील्ड में लड़की जाए तो उसको बड़ा समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, मायूब समझते हैं कि लड़की क्यों इस चीज़ में जा रही है। खैर कोई नहीं, फिर भी माशाल्लाह आप अच्छा काम कर रही हैं, अब अपना नाम बना रही हैं, अब आपके वही फैमिली मेम्बर्स हैं, वही घर वाले जो आपके ऊपर प्राउड फील कर रहे होंगे। तो मेरे ख्याल से अब आपका कोई ट्रैक सुन लिया जाए और फिर सुनाएं हमें कोई अपना ट्रैक जो है। बहुत अच्छा गाया है फलक ने गाना माशाल्लाह। तो फलक किसको ज़्यादा पसंद करती हैं, कौन से सिंगर्स हैं जिनको सुनना पसंद करती हैं? मुझे ज़्यादा जो मेरे फेवरेट हैं नुसरत साहब हैं और मेहदी हसन साहब हैं, मैडम नूर जहाँ जी हैं, ठीक है, और मेरी बहुत ही फेवरेट जो हैं महनाज जी हैं। अच्छा। तो मैडम का तो आपको पता है, उनका तो कोई कह ले कि कोई उनके तो जोड़ ही नहीं है ना, कोई जोड़ का नहीं है उनका हमारी इंडस्ट्री में। बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या रियाज वगैरह करती हैं, बाकायदा आपने ट्रेनिंग ली है इसकी मौसीकी की? बिल्कुल ली है। मेरे उस्ताद मास्टर सलीम हैदर साहब और उस्ताद ताफू खान साहब, जिनसे मैंने सीखा। और सबसे पहले जो इब्तदाई तालीम मेरी है जिस सिंगिंग की, अब्दुल रऊफ साहब अलहमरा से, और वहाँ पे मुझे तारिक अजीज़ साहब ने भेजा था। वहाँ पे मिल जी, ठीक है जी। फलक बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर। इसी नोट पे हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।